Hello everyone and welcome back to my channel. So as you all know that this semester your exams will be conducted in objective form and that is multiple choice questions. तो हम भी उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे. जितने भी आपके वीडियोस होंगे सब MCQ टाइप होंगे. Alright. So today we are starting with our next subject, that is financial management. So let's see the first question. It says the concept of financial management is, you are given the following options. Option A, profit maximization. Option B, all features of obtaining and using the financial resources for company operations. Option C, organization of funds. And option D, effective management of every company. So basically आपको बताना है कि concept of financial management के अंदर क्या क्या आता है इसमें से. So obviously option B will be the correct answer, that is all the features of obtaining and using the financial sources for कंपनी ऑपरेशंस. ठीक है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको ऑब्टेन करना, यूज़ करना ताकि कंपनी के ऑपरेशंस फुलफिल हो सकें. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी योर सेकंड क्वेश्चन. इट सेज डैश इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फर्म. बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके लिए और आपका जो फर्म है उसका गोल क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो आप. सो यू आर गिवन द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन ए, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ऑप्शन बी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑप्शन सी, स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन. एंड ऑप्शन डी, EPS मैक्सिमाइजेशन. EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर. ऑल राइट. सो आपको बताना है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट सटीक गोल क्या है एक फर्म का. ठीक है, सो एज़ यू नो हम नॉर्मली जब जनरली बिजनेस की बात करते हैं तो हम प्रॉफिट की बात करते हैं हमेशा, कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है हमारा, प्रॉफिट अर्निंग. ठीक है, बट जब हमसे पूछा जाता है कोई भी अप्रोप्रिएट गोल क्या है एक फर्म का, तो हमेशा हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. क्योंकि जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी वाइडर गोल है रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये हमने यूनिट 1 में भी अपने पढ़ा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दो गोल्स हैं, पर हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, क्योंकि इसमें सबका बेनिफिट है. ऑल राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज डैश इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ असेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड. ऑल राइट. अब आपको ये ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑप्शन बी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑप्शन सी, एजेंसी थ्योरी. एंड ऑप्शन डी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये जो डेफिनेशन है ये किसको सबसे ज़्यादा सूट कर रही है आपको बताना है. सो ऑब्वियसली आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड विद एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ असेट्स. कुछ एक ओवरऑल गोल के साथ हम ये सब चीज़ें करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक्स इनटू कंसिडरेशन डैश. क्या क्या चीज़ें कंसिडर करता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमें बताना है. ऑप्शन है आपके पास. ऑप्शन ए, रिस्क रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स. ऑप्शन बी, टाइमिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्टेड. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. बेसिकली रिस्क जो रिलेटेड है हमारा अनसर्टेनिटी, रिटर्न्स जो है हमेशा अनसर्टेन होते हैं, उनकी श्योरिटी नहीं होती है, तो उससे रिलेटेड रिस्क की बात हो रही है ऑप्शन ए में. ऑप्शन बी में उससे रिलेटेड टाइमिंग की बात हो रही है जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आने वाला है. ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अमाउंट उसका. ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस किस चीज़ों को कंसिडर करता है. सो हेयर all the things are considered in this objective. So option D, all of the above will be the right answer. ऑल राइट. ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती हैं अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. जैसे कि हमने पढ़ा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज that the time value of money concept is based on the idea that dash. कि बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है किस आइडिया पर बेस्ड है. यू आर गिवन द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन ए, मनी टुडे इज़ वर्थ लेस देन द मनी टुमारो. कि आज की डेट में जो पैसा है उसकी कम वैल्यू रेदर देन द मनी दैट वी विल रिसीव इन फ्यूचर. सेकेंड, मनी टुडे इज़ वर्थ मोर देन द मनी टुमारो. ऑप्शन सी, मनी एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. ऑप्शन डी, इंटरेस्ट रेट्स डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ मनी. कि इंटरेस्ट रेट्स जो है हमारे मनी की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते हैं. तो इसमें से कौन सा आइडिया आपको लगता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट सेज दैट द मनी टुडे इज़ वर्थ मोर देन द मनी टुमारो.
आज की डेट में जो हमें पैसा मिल रहा है हमें उसकी वैल्यू ज़्यादा है रेदर देन जो हमें आगे मिलने वाला है। कोई आपको आज की डेट में 500 रुपये दे रहा है और कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ लेना, तो हमारा आज की डेट में जो पैसा आ रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि अनसर्टेनिटी या फ्यूचर का कुछ नहीं पता, इंटरेस्ट रेट फैक्टर आ जाता है, आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो इट सेज दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट इज डैश। बेसिकली आपको बताना है एक अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट एट द फ्यूचर डेट। ऑप्शन बी, द वैल्यू ऑफ दैट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। ऑप्शन सी, द अमाउंट यू नीड टू इन्वेस्ट टुडे टू अचीव अ फ्यूचर अमाउंट। ऑप्शन डी, द फ्यूचर अमाउंट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं, उस वो वैल्यू जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। ऑप्शन बी, द अमाउंट जो आपको फ्यूचर में रिसीव होगा। ठीक है, अमाउंट बोल रहे हैं, फर्स्ट में वैल्यू बोल रहे हैं। देन ऑप्शन सी वो कह रहे हैं कि आज की डेट में जो आपको पैसा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है टू अचीव सर्टन फ्यूचर अमाउंट। एंड ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर के अमाउंट को हमने सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दिया, उसको प्रेजेंट वैल्यू कह रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट सेज कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो अमाउंट है जो आपको आज की डेट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है टू एक्सपेक्ट या टू अचीव अ सर्टेन अमाउंट। कुछ एक फ्यूचर अमाउंट अचीव करने के लिए आपको जो आज की डेट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is asking the formula for future value. So question number 7, which formula is used to calculate the future value of an investment? बेसिकली आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r पावर दी हुई है n। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, बस डिवाइड का साइन लगा दिया यहाँ पर बीच में। देन ऑप्शन सी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू रेट इंटू n, that is number of years. Option D, future value equals to present value into number of years divided by rate of interest. So the correct option is option A, that says future value equals to जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो लेनी है, फिर इंटू 1 + रेट ऑफ रिटर्न, और इसके ऊपर हम पावर लगाते हैं n की, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। ऑलराइट, so now moving forward, let's look at the question number 8. So it is again related to your time value of money concept. It is asking which of the following is not a factor in the time value of money. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। ठीक है, उसमें एक फैक्टर नहीं काउंट होता। ऑप्शन ए, इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी, टाइम पीरियड। ऑप्शन सी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एंड ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑलराइट, सो बहुत इजी है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आप फॉर्मूलाज भी देखेंगे उससे भी आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट आर, टाइम पीरियड एन के लिए होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ले रहे हैं वो सब होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो कहीं रोल ही नहीं है फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज what does the term capitalization refers to in financial management? बेसिकली आपको बताना है कैपिटलाइजेशन टर्म का मीनिंग क्या है एज पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑप्शन ए, द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी जनरेटेड इन अ ईयर। ऑलराइट, ऑप्शन बी, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इशूइंग डेट और इक्विटी, डेट या इक्विटी के थ्रू जब हम पैसा रेज कर रहे हैं। ऑप्शन सी, द वैल्यू ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक। ऑलराइट, कंपनी के जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनकी वैल्यूएशन। ऑप्शन डी, द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड बाय अ कंपनी टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन, जो अमाउंट का कैपिटल, जो भी कैपिटल अमाउंट कंपनी यूज़ कर रही है अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए। ऑलराइट, सो इसमें से आपको क्या लगता है कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, that says that the capitalization is the process of raising funds through issuing debt or equity. जब हम डेट यानी कि लोन वगैरह इशू करके या फिर इक्विटी यानी कि शेयर्स इशू करके पैसा रेज करते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. It is also related to capitalization concept. It says what is over capitalization. So the options are option A, when a company has insufficient capital to finance its operations. कंपनी के पास इनफ कैपिटल नहीं है जिससे वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर पाए। ऑप्शन बी, when the market value of the company's assets exceed its debt, कि जो हमारे कंपनी के एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू एक्सीड करती है किससे, डेट से। ऑप्शन सी,
व्हेन अ कंपनीज एक्चुअल कैपिटल एक्सीड्स द रिक्वायर्ड कैपिटल, कि कंपनी को जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसका कैपिटल है. ऑप्शन डी, व्हेन अ कंपनी बोरोज टू मच डेट फॉर इट्स ऑपरेशंस. तो इसमें से सबसे करेक्टली कौन डिफाइन कर रहा है ओवर कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को? दैट इज ऑप्शन सी, व्हेन अ कंपनीज एक्चुअल कैपिटल एक्सीड्स द रिक्वायर्ड कैपिटल. जितना कंपनी को ज़रूरत है उससे काफ़ी ज़्यादा उसका कैपिटल हो गया, दैट इज ओवर कैपिटलाइजेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओवर कैपिटलाइजेशन. इसमें आपको पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसकी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन? ऑल राइट, options are option A, the company has too much equity compared to its assets, कि जो उसके assets हैं उससे कंपैरिजन में जो इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा है कंपनी की. ऑप्शन बी, द कंपनी फेसेस हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट ड्यू टू एक्सेसिव डेट, कि बहुत ज़्यादा डेट या लोन्स की वजह से फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत हाई हो रही है. ऑप्शन सी, द कंपनीज असेट्स आर अंडर यूटिलाइज्ड, जो कंपनी के एसेट्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं. ऑप्शन डी, द कंपनीज मार्केट वैल्यू इज़ लोअर देन इट्स बुक वैल्यू, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो रही है एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू. The right option will be option B, that says that the company faces high financing cost due to excessive debt, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक ओवर कैपिटलाइजेशन का नहीं है, ये अंडर कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है हमारा. ऑलराइट, इसको हम आगे देखेंगे. सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. इट सेज, what is one of the main symptoms of under capitalization? So you need to identify इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी जो है अंडर कैपिटलाइज है. ऑल राइट, ऑप्शन ए, डिफिकल्टी इन मीटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑप्शन बी, एक्सेसिव डिविडेंड पे आउट्स, कि हमने डिविडेंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली पे किया हुआ है. ऑप्शन सी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी विद लोअर रिस्क, प्रॉफिट्स हाई हैं रिस्क लो है हमारे. ऑप्शन डी, हमारी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है. ऑल राइट, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सिम्टम है अंडर कैपिटलाइजेशन का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज डिफिकल्टी इन मीटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो ये एक सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी अंडर कैपिटलाइज्ड है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन इज डैश. आपको बताना है कि कॉन्सिक्वेंस क्या है अंडर कैपिटलाइजेशन. कॉन्सिक्वेंस मीनिंग आफ्टर, कि अंडर कैपिटलाइजेशन हो गई है आपकी कंपनी में, उसके बाद क्या होता है, तो उसका रिजल्ट क्या है. सो दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन ए, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऑप्शन बी, इनएबिलिटी टू मीट द बिजनेस एक्सपेंशन नीड्स, कि आप जो बिजनेस अगर एक्सपैंड करना चाह रहे हो वो नीड्स को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो. ऑप्शन सी, अ हाई डिविडेंड पे आउट. ऑप्शन डी, इंक्रीज लिक्विडिटी. तो इनमें से कौन सा एक ऐसा रिजल्ट है जो अंडर कैपिटलाइजेशन के बाद आता है या इफेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट सेज इनएबिलिटी टू मीट बिजनेस एक्सपेंशन नीड्स. बेसिकली अगर बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं आप, वो नीड्स पूरी नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ, अभी हमने पढ़ा, हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके पास बिजनेस एक्सपेंशन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते आप. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. तो हमने अभी देखा कि कॉन्सिक्वेंस अंडर कैपिटलाइजेशन का क्या है, अब हमें ओवर कैपिटलाइजेशन के लिए बताना है. सो यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, हाई डिविडेंड पे आउट. ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट. ऑप्शन सी, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड ऑप्शन डी, इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है ओवर कैपिटलाइजेशन के लिए, क्या होगा ओवर कैपिटलाइजेशन के बाद इनमें से. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट सेज इंक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट. तो जब हमारी कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो चुकी है, कि एक्सेसिव कैपिटल हमने रेज करा है, उसके बाद हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो हाई है, इंक्रीज्ड बोरोइंग कॉस्ट आएगा हमारा. ऑल राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, और इसकी वजह से क्या होगा, एक चीज़ और आएगी कि जब हमारी बोरोइंग कॉस्ट हाई हो गई तो हम हायर इंटरेस्ट पे करेंगे, हाई डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि हमने इक्विटी और डेट बहुत ज़्यादा ले लिया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. So it says that which of the following remedies can help with both over capitalization and under capitalization. बेसिकली ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन दोनों के लिए यूजफुल रहता है, ये बताना है आपको. तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, इशू बॉन्ड्स टू रेज फंड्स. बॉन्ड्स इशू करना फंड्स रेज करने के लिए. ऑप्शन बी, इंक्रीज द डिविडेंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिविडेंड्स का रेट इंक्रीज कर देना.
ऑप्शन सी, मॉडिफाई द कैपिटल स्ट्रक्चर बाय चेंजिंग द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी के रेशियो में चेंज लाना, बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो चेंज करना। ऑप्शन डी, रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू कट द कॉस्ट। कॉस्ट को कट करने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करना। So which of the solution is useful for both over and under capitalization? So the correct option is option C, which says that you need to modify the capital structure. आपको capital structure के अंदर changes लाने पड़ेंगे, debt और equity यानी loan और equity का ratio change करके. All right. Next question we have question number 16. It says which of the following is a key factor in determining an optimal capital structure? एक जो perfect capital structure होता है उसका की फैक्टर कौन सा है जो बताता है कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिमल है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। ऑल राइट। ऑप्शन बी, द रिस्क टॉलरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। ऑप्शन सी, द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंपनी। एंड ऑप्शन डी, द कंपनीज मार्केट शेयर। इनमें से कौन सा ऐसा एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विच सेज द रिस्क टॉलरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो हमारी शेयर होल्डर्स है उनकी जो रिस्क टॉलरेंस है वो डिटरमाइन करती है एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. इट सेज which of the following does not directly affect your capital structure planning? ठीक है, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए जो हम जितनी भी प्लानिंग करते हैं कि कितना डेट का रेशियो होगा, कितना इक्विटी का होगा, तो इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसे अफेक्ट नहीं करता है डायरेक्टली? ऑल राइट। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, बिजनेस रिस्क। ऑप्शन बी, टैक्स रेट। ऑप्शन सी, डिविडेंड पॉलिसी। And option D, market conditions. So which of the following factor does not affect the capital structure planning? So option C is the correct answer. It says dividend policy, because dividend policy जो है हमारा directly affect नहीं करती किसको? capital structure planning को. Alright, बाकी सारे factors करते हैं. Next question, question number 18. So it says that the trade-off theory of a capital structure suggests that a firm's optimal capital structure is determined by dash. बेसिकली ट्रेड ऑफ थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है कि उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्टिमल एक परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किसकी हेल्प से डिटरमाइन होता है। ऑल राइट, आपके पास फैक्टर्स गिवन है। ऑप्शन ए, फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ऑप्शन बी, द फर्म्स रिस्क एपेटाइट यानी कि रिस्क जितना वो बियर कर सकती है। ऑप्शन सी, द ट्रेड ऑफ बिटवीन द टैक्स शील्ड बेनिफिट्स ऑफ डेट एंड द बैंकरप्सी कॉस्ट। बेसिकली ट्रेड ऑफ यानी कि बैलेंस बिटवीन जो हमारा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है हमें डेट की जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उस पर, और जो डेट की एक तरह से आप कह सकते हो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है हमें बैंकरप्सी कॉस्ट, उनके बीच का जो बैलेंस है वो डिटरमाइन करता है। लास्ट ऑप्शन क्या है? कंपनीज मार्केट वैल्यू। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑलराइट, इसके लिए ना आप पहले एक टेबल देखो जो मैंने अटैच किया आप लोगों के लिए। सो इट बेसिकली समराइजेज योर ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी है क्या? ये कहती है एक बैलेंस होना चाहिए हमारे लिए हमेशा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेट ले लिया है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत लिमिटेड है। बेसिकली हमें क्या करना है? ट्रेड ऑफ यानी कि बैलेंस बनाना है बिटवीन कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ डेट। मतलब फ़ायदा और नुकसान देखना है हमें डेट से क्या है। फ़ायदा क्या है कि वो तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सेकेंडली उसकी जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं उस पर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो ये बेनिफिट्स हैं। और कॉस्ट में ऑब्वियसली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का हमारे पास कॉस्टिंग होती है। ठीक है, बैंकरप्ट हो सकती है कंपनी, इतना ज़्यादा डेट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली हमें एक बैलेंस बना के चलना है। दैट इज़ योर ट्रेड ऑफ थ्योरी। सो अब आपको चार्ट देख के समझ में आ ही गया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विच सेज दैट वी नीड टू बैलेंस द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। इस चार्ट के थ्रू ना आप एक बार इसको अच्छे से समराइज्ड वे में पढ़ भी सकते हो। सो गो थ्रू दिस चार्ट वंस। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19. इट सेज what factor influences a company's decision to increase the leverage in its capital structure? कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एक कंपनी के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है टू इंक्रीज द लेवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर? मोटिवेट कर सकता है कंपनी को कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लेवरेज को इंक्रीज करो। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, लो इंटरेस्ट रेट्स। ऑप्शन बी, हाई टैक्स रेट्स। ऑप्शन सी, हाई डेट इक्विटी रेशियो। एंड ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। So obviously the correct answer will be option D, that says both A and B, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट्स लो रहते हैं तब,
और जो टैक्स रेट्स हाई रहते हैं, दोनों ही एक कंपनी के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं टू इंक्रीज द लेवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली जो हमारा लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो ऑब्वियसली हम लेवरेज यानी कि अपना डेट को ज़्यादा यूज़ करेंगे फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ज़्यादा डेट रेस कर पाएंगे हम। और सेकेंडली टैक्स रेट्स हाई होंगे, तो यानी कि फिर हमारा बेनिफिट भी हमारे को टैक्स का जो मिलता है फॉर इंटरेस्ट ऑन डेट वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए लेवरेज इंक्रीज करना यानी कि डेट का रेशियो बढ़ाना इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों चीज़ें इंपैक्ट होंगी ड्यू टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई टैक्स रेट्स। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस ऑफ अ कंपनी? ऐसा कौन सा एक इंटरनल फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को एज अ कंपनी? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट्स, ऑप्शन बी मार्केट कंडीशंस, ऑप्शन सी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑप्शन सी टैक्स रेट्स। सो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी इज द फैक्टर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसा इंटरनल फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। Alright, now next question we have, which of the following is most likely to result in a higher debt ratio in a firm's capital structure? ठीक है, डेट रेशियो हमारा इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो हमारा डेट रेशियो को इंक्रीज कर सकता है इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर? डेट रेशियो बढ़ना मतलब कि ज़्यादा लोन्स और ज़्यादा डेट हमने रेज करा है, किस फैक्टर की वजह से हो सकता है ऐसा? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड बिजनेस रिस्क, ऑप्शन बी हाई प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन सी हाई एसेट टेंजिबिलिटी एंड ऑप्शन डी लोअर इंटरेस्ट रेट्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पिछले वाले से रिलेटेड है, सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी लोअर इंटरेस्ट रेट विल बी योर करेक्ट आंसर। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन रेस कर सकते हैं और हमारा जो डेट रेशियो है वो हाई जाएगा इन आर कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ से ना आपके जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेज होते हैं उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कौन सी हमारी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेज होती हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, आप उसे कॉम्पोजिट लेवरेज भी बोल देते हो। तो इसके लिए ना पहले आप एक चार्ट देखो जिसमें इनके सारे फॉर्मूलाज एक साथ गिवन है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, एज वेल एज इनके डिग्री के भी जितने भी फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलाज भी उठ के आ जाते हैं एज MCQs और थोड़ा बहुत इसकी डिटेलिंग भी पूछ लेते हैं। तो पहले आप ये चार्ट को गो थ्रू करो एक बार। अब इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला गिवन है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ऑलराइट, फिर फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ऐसे ही आप सीधा कंबाइंड लेवरेज पर आ जाओ। कंबाइंड लेवरेज में क्या है, या तो आप ऑपरेटिंग लेवरेज में जो भी आंसर आया और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। आप अगर वैसे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इंटू EBIT अपॉन EBT, तो भी रिमाइंडर आपके पास कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT बटेगा, क्योंकि EBIT और EBIT कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑलराइट, सो इन एनी केस जो आपके तीनों फॉर्मूलाज हैं ईजी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिग्री के फॉर्मूला याद करने हैं वो भी ईजी है। देखो आप इन्होंने क्या करा है, सिर्फ वाइस वर्सा करा है। जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए आप देखोगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकाला है इन्होंने, सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दी है, परसेंटेज चेंज, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। जैसे आप पहले देखो ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कभी कभी ये कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। ऐसे फाइनेंशियल लेवरेज में EBIT अपॉन EBT था, इसे उल्टा कर दिया है, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ऐसे कंबाइंड लेवरेज में देखो परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन है उसकी जगह सेल्स यूज़ कर लिया है, बाकी सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया है। ऑलराइट, फॉर्मूला याद करने के लिए तीनों ही बहुत ईजी हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज में एक इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स वाला सीन ऐड करा है, वो इतना आपका डिटेल्ड वर्जन नहीं आता है, बट स्टिल अगर ऐसा है कि अगर इन्होंने प्रेफरेंस शेयर और टैक्स का रेशियो आपको दे दिया है साथ में, तो आप इसकी जगह सिर्फ इतना फॉर्मूला में चेंज कर सकते हो कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसके लिए PD लिखकर नीचे 1 - T ऐड कर सकते हो। ऑल्दो इतना डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, तो आप सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कॉलम पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा एक चार्ट है जो आपके सारे फॉर्मूलाज एक साथ याद कर सकते हो आप। ऑलराइट, अब इसी से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है उस पर चलते हैं। सो इसमें हमसे क्या पूछा है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ अ मेजर ऑफ व्हाट। बेसिकली आप ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या कैलकुलेट करते हो। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट्स, ऑप्शन बी द सेंसिटिविटी ऑफ EBIT
to the change in sales. Option C, the proportion of debt in the firm's capital structure. And option D, the firm's fixed cost relative to वेरिएबल कॉस्ट. अभी हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन क्या है हमारा सही. ऑप्शन नंबर बी, दैट सेज सेंसिटिविटी ऑफ EBIT टू चेंज इन सेल्स. जो हमने डिग्री पढ़ा है, बेसिकली हमसे डिग्री ही पूछ रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ये हम मेजर करते हैं थ्रू ऑपरेटिंग लेवरेज. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओके, इसके आप फॉर्मूलाज भी अगर याद कर लोगे तो भी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. तो इसमें आपसे क्या पूछा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे डिफाइन करते हो आप. सो द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज डिफाइंड एज डैश. द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, द परसेंटेज चेंज इन EBIT रिलेटिव टू द परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ऑप्शन बी, द परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम रिलेटिव टू परसेंटेज चेंज इन EBIT. एंड ऑप्शन सी, द रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी. एंड लास्ट ऑप्शन, द सेंसिटिविटी ऑफ नेट इनकम टू द चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम. तो फॉर्मूला आपने देखा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या गिवन है हमारे पास. द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट सेज द परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम रिलेटिव टू द परसेंटेज चेंज इन EBIT. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इट सेज दैट इफ़ अ फर्म्स EBIT इज़ कॉन्स्टेंट, कि जो हमारी फर्म की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है वो कॉन्स्टेंट है, एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज विल डैश. अगर हमारा फर्म का EBIT कॉन्स्टेंट रहता है और क्या चेंज हो रहा है हमारा फर्म का, ये फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी फर्म के ऊपर. ठीक है, EBIT कॉन्स्टेंट है और इंक्रीज क्या हुआ है, फाइनेंशियल लेवरेज. देन व्हाट विल हैपन. ऑप्शन ए, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी. Option B, it will decrease the firm's financial risk. Option C, it will have no impact at all. And option D, increase the firm's operational efficiency. So obviously अगर हमारी earning तो constant रह रही है but हमारी financial leverage increase कर गई है तो क्या होगा, it will increase the risk of bankruptcy. So the correct option is option A, that it will increase the risk of bankruptcy. All right, next question we have question number 25. It says the degree of operating leverage is highest when dash. ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से, या फिर जब हमारा जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अब कैसा हो जाता है, हाईएस्ट. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, सेल्स आर लो, हमारी जो सेल्स है बहुत कम है. ऑप्शन बी, द फिक्स्ड कॉस्ट्स आर हाई एंड द वेरिएबल कॉस्ट्स आर लो. ऑप्शन सी, वेरिएबल कॉस्ट्स आर हाई एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर लो. एंड ऑप्शन डी, द फर्म हैज़ नो फिक्स्ड कॉस्ट. तो हमारे को पता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में हमारा किसका सबसे बड़ा रोल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का. तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज तभी हाईएस्ट होगी जब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हाई जाएंगी. सो द ऑप्शन बी, फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई एंड वेरिएबल कॉस्ट आर लो, इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26. अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो आपने फॉर्मूला याद किया उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज पूछ रहे हैं आपसे. इफ़ अ फर्म हैज़ अ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ 4 and its EBIT increases by 10%, then the net income will increase by dash. अगर आपने देखा होगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला देखो आप फिर से चार्ट में, इसमें देखो इन्होंने परसेंटेज चेंज इन डैश दिया हुआ है ना, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBT और DOFL हमें ऑलरेडी गिवन है. तो 3 चीज़ें होती हैं. DOFL आपको दे दिया है, ऊपर वाली अमाउंट आपने निकालनी है, नीचे वाली दे रखी है. तो आप क्या करोगे, 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, आंसर के लिए एक्स आपका आ जाएगा. तो ऑप्शंस क्या गिवन है, 2%, 4%, 40% एंड 400%. तो जब आप 4 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 40%. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 40%. खुद से करके देखना एक बार. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27. इट सेज दैट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ कंपनी विद हाई फाइनेंशियल लेवरेज इज डैश. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा. तो ब्रेक इवन पॉइंट बताना है आपको एक कंपनी के लिए जिसकी फाइनेंशियल लेवरेज बहुत हाई है. ऑल राइट, सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, एक बैलेंसिंग पॉइंट. ऑप्शन ए, लोअर देन फॉर अ कंपनी विद नो डेट, कि इसका ये कह रहे हैं कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट इस कंपनी का जिसकी फाइनेंशियल लेवरेज बहुत हाई है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत लो होगा देन अ कंपनी जिसके पास कोई डेट नहीं है. देन ऑप्शन बी, सेम रहेगा उस कंपनी के साथ जिसका कोई डेट नहीं है, जिसने कोई लोन नहीं लिया हुआ है. ऑप्शन सी, इट विल बी हायर देन अ कंपनी विद नो डेट.
एंड ऑप्शन डी नॉट इफेक्टेड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। सो यू नीड टू टेल कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसा रहेगा इस कंपनी के लिए जिसकी फाइनेंशियल लेवरेज बहुत हाई है। किससे कंपेयर किया है? ऐसी कंपनी के साथ जिसके पास कोई डेट नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या कंडीशन रहेगी? ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट its break even point will be higher than a company with no debt. All right, now next question we have question number 28. अब ये सिमिलर है उससे जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है। आपको क्या दिया है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिया है इसमें 3 एंड द सेल्स इंक्रीज बाय 5% और परसेंटेज चेंज इन EBIT कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला देखो क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपके पास क्या वैल्यू है? आपको परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालना है, सेल्स आपको गिवन है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। ऑप्शंस गिवन है 3%, 5%, 15% एंड 50%। तो 3 इंटू 5 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15%। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, इट सेज इन अ हाई लेवरेज्ड फर्म एन इंक्रीज इन सेल रिजल्ट्स इन डैश। बेसिकली एक फर्म है जिसका लेवरेज रेशियो बहुत हाई है, यानी कि बहुत डेट यूज़ हुआ हुआ है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में। उस फर्म में सेल्स के हाई होने का रिजल्ट क्या होगा? सेल्स में इंक्रीज होने का रिजल्ट क्या आएगा? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड अर्निंग्स रिड्यूस हो जाएंगी। ऑप्शन बी अ मोर वॉलेटाइल रिटर्न ऑन इक्विटी, वॉलेटाइल यानी कि बहुत रैपिडली चेंज हो सकता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE चेंज होगा। ऑप्शन सी इंक्रीज्ड बिजनेस रिस्क एंड ऑप्शन डी नो चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड अटैच किया, यू कैन रीड दिस। इसमें क्या है? अ हाई लेवरेज्ड फर्म, एक ऐसी फर्म जिसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ डेट यूज़ किया गया है। उसमें पहली चीज़ क्या होगी? इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस बहुत होंगे, क्योंकि हमने डेट रेज किया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होंगी। उसकी वजह से क्या होगा? थोड़ा सा भी चेंज अगर हमारा सेल्स में आएगा उसकी वजह से बहुत सारी फ्लक्चुएशन आ जाएगी, किसमें? EBIT में और नेट इनकम में, जिसकी वजह से हमारा जो ROE है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल। सो एज यू कैन सी द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, a more volatile return on equity. All right, now moving forward, next question number 30. It says the financial leverage of a firm is measured by dash. Option A EBIT upon net income, option B total debt upon equity, option C operating income upon sales and option D debt upon total assets. आपको बताना है फाइनेंशियल लेवरेज हम फर्म की कैसे मेजर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, ऑल्दो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है, वो क्या था? EBIT अपॉन EBT, है ना, जो चार्ट में हमने रीड किया है। बट इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज़ टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। तो जब हमारे पास ऐसे फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, जैसे इसमें देखो इन्होंने EBIT अपॉन नेट इनकम लिखा है, तो जो प्रेफर्ड फॉर्मूला अगर इन्होंने हमें गिवन है, इसमें EBT नहीं लिखा है, नेट इनकम दे दिया हमें, तो हम फॉर्मूला कौन सा चूज़ करेंगे? टोटल डेट अपॉन इक्विटी। क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल लेवरेज है एक फर्म की, वो हम कैसे मेजर करते हैं कि कितना डेट टॉलरेंस है अकॉर्डिंग टू द इक्विटी, या जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम कितना डेट ले सकते हैं, मार्केट से उठा सकते हैं, रेज कर सकते हैं। सो दैट इज़ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज होती ही फर्म की ये है कि हम कितना लोन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू, या फिर इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स और इक्विटी वी आर हैविंग। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट फॉर्मूला है एक फाइनेंशियल लेवरेज के लिए। तो अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला चूज़ करोगे? टोटल डेट अपॉन इक्विटी, और न्यूमेरिकल फॉर्म में हम EBIT अपॉन EBT लेते हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें हमारी एक और थ्योरी आ जाती है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है। जैसे हमने अभी एक ट्रेड ऑफ थ्योरी पढ़ी थी, सिमिलरली एक और नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। अब इस थ्योरी के लिए सबसे पहले आप इस स्लाइड को देखो जो क्वेश्चन के साथ मैंने अटैच की है। बेसिकली जो आपकी पेकिंग ऑर्डर थ्योरी है ये क्या करती है? ये आपको प्रायोरिटी बताती है आपको किस सोर्स ऑफ फाइनेंस को देनी है। बेसिकली इट सजेस्ट दैट विच सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड यू प्रेफर फॉर योर इन्वेस्टमेंट, कि कहाँ से आपको पैसा उठाना चाहिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रायोरिटी और कह सकते हो प्रेफरेंस बताती है आपको। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि आपके पास 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, डेट और न्यू इक्विटी यानी कि नए शेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको सबसे पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए रिटेन्ड अर्निंग्स को, कि जो आपका पैसा आपने रिटेन करके रख रखा है उसको आप यूज़ करो पहले फाइनेंसिंग के लिए। देन सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए डेट को, क्योंकि वो लेस कॉस्टली होता है इक्विटी से, है ना, शेयर्स इशू करने से ज़्यादा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है डेट। देन थर्ड प्रेफरेंस देनी चाहिए न्यू इक्विटी शेयर्स को, बिकॉज उसकी एक अलग से कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये 3 हमारी प्रेफरेंसेज हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक चार्ट भी अटैच किया है, वो भी आप देख लो, इससे थोड़ा सा और समराइज्ड वर्जन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम वापस उस क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इट सेज अंडर द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ फर्म प्रेफर द लीस्ट व्हेन फाइनेंसिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट्स, कि किसको वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं फॉर फाइनेंसिंग. ऑप्शन ए रिटेन्ड अर्निंग, ऑप्शन बी डेट, ऑप्शन सी न्यू इक्विटी एंड ऑप्शन डी प्रेफर्ड स्टॉक. तो हमने अभी अभी देखा है कि लीस्ट प्रेफरेंस किसको दी जाती है, न्यू इक्विटी को. अगर यहाँ ये पूछते कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है तो हमारा क्या हो जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स. बट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी न्यू इक्विटी. ऑलराइट, ईजी सी थ्योरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको एक बार देख लेना. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. इट सेज which of the following capital structure theories assumes that the firm behaves conservatively by issuing debt only when it is advantageous to the firm, कि जब फर्म को फ़ायदा होगा वो सिर्फ तभी डेट इशू करती है, कंजर्वेटिवली बिहेव करती है. ठीक है, थोड़ा कॉन्शियसली बिहेव करती है. कौन सी थ्योरी ऐसा कहती है? ऑप्शन ए MM थ्योरी, मोदी ग्लानी मिलर थ्योरी, ऑप्शन बी पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, ऑप्शन सी एजेंसी कॉस्ट थ्योरी एंड ऑप्शन डी ट्रेड ऑफ थ्योरी. तो बहुत ईजी है, अभी हमने पढ़ा है ट्रेड ऑफ थ्योरी में कि वो बैलेंसिंग देखती है कॉस्ट और बेनिफिट में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ट्रेड ऑफ थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. इट्स बेसिकली अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब ऐसे एक दो क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, इनको आपको सारी डेफिनेशंस पढ़ना जो इतने सारे ऑथर्स ने दी हुई है वो क्वाइट डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए सारा याद रखना. तो इसके लिए तो आई विल सजेस्ट कि जितने भी आप MCQs देखते हो जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशंस गिवन है, बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना कि किस ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन पे फोकस किया हुआ है, बस एक बार देख लेना तो ताकि यू कैन गेस इन द क्वेश्चंस. ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. इट सेज दैट the financial management involves making decisions on investments, financing and dividends with an aim to enhance the firm's value. ये किस author ने दी है definition? Which author gave this definition? So your options are option A SC Kuchal, option B Solomon Ezra, option C Weston and Brigham and option D Howard and Upton. ठीक है, तो आपको इनमें से चूज करना है किस ऑथर ने ये डेफिनेशन दी है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वेस्टन एंड ब्रिगम. सो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ ऑथर का नेम एक बार मेमोराइज कर सकते हो कि इसने इस चीज़ पर फोकस करा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका एम क्या है, इनहैंस द फर्म्स वैल्यू, ताकि इन केस कुछ सिमिलर आता है तो आप लोग गेस कर सको. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is also related to the definition of financial management. It says, according to Solomon Ezra, financial management is primarily concerned with. अब इसमें से definition पूछ लिया आपसे कि इसने कैसी definition दी है financial management की. Option A, ensuring proper accounting and bookkeeping practices. Option B, decisions regarding long-term investments and sources of funds. Option C, maximizing the wealth of shareholders through efficient capital structure. एंड ऑप्शन डी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कैश फ्लो. तो जो हमारा सॉलमन एंड एजरा की डेफिनेशन है वो किस पे फोकस करती है, दैट डिसीजंस रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स. तो ये कीवर्ड्स आप याद रख सकते हो. ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो वी हैव क्वेश्चन नंबर 35. इट सेज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ कंपनी कैन बी अफेक्टेड बाय डैश, कि जो एक बैलेंसिंग पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है एक कंपनी का, वो किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है. ऑप्शन ए ओनली ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑप्शन बी ओनली फाइनेंशियल लेवरेज, ऑप्शन सी बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज. दोनों लेवरेज रोल प्ले करती हैं किसमें, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी. Alright, so these were your MCQs related to Unit 1 and Unit 2 for your financial management. So do practice these out and I will be uploading similarly for all the units for your financial management, and we will also be practicing the previous year question MCQs. So stay tuned for that, and yes, don't forget to subscribe to the channel, like the videos and please share your feedback in the comment section. Thank you so much.